सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आज फिर से हम जीके जीएस के आपके 26 क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सब जगह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वही आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके यहाँ पे आए हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इसमें से आपको क्या हो सके, फायदा हो सके। आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका है कितने वेद हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कितने वेद हैं। दो, तीन, चार बताना है कि वेद कितने प्रकार के हैं। कुल मिला देखिए हमारे इतिहास में 4 वेद हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कितने वेद हैं। यहाँ पे आपके जो हैं वो आपके 4 वेद हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बताएंगे हम आगे चल के कि आप के 4 वेद वो कौन कौन से हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उससे हमको एक मोटिवेट मिलता है और तरह तरह का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आप लोग ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अभी हम जीके जीएस लाएंगे, फिर हम नेक्स्ट लाने वाले हैं साइंस के आपके एमसीक्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। मतलब बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। एक 8 है, बी ऑप्शन 10 है, सी ऑप्शन 12 है, डी ऑप्शन क्या है 14 है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कुल मिला के कितने मंडल हैं। आपको टाइम देंगे, अपने आप में आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कितने का आंसर आप सही कर सकते हैं। बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। कुल मिला ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। अब देखिए बात यह मंडल का 10 मंडल है। अब यहाँ बात होती है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। सूक्त के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन ए है 1020 सूक्त, ऑप्शन बी 1024 सूक्त, ऑप्शन सी 1026 सूक्त एंड ऑप्शन डी 1028। बताना है कि इसमें से ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। बताइए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। 1020, 1024, 1026, 1028। आइए बताते हैं कि ऋग्वेद में कुल मिला के आपके 1028 आपके सूक्त हैं। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन से मंडल में सोम देवता का वर्णन है। मतलब भी बताना है कि कौन से, बताना मतलब कितने मंडल हैं। 10 मंडल हैं। अब उसमें से 10 मंडल में कि कौन से मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। मतलब कि सोम देवता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें और ऑप्शन डी आपका है फ्रेंड्स 10वें। बताना है कि कौन से मंडल में सोम देवता का वर्णन है। बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। अपने अपने कॉपी में आप टेस्ट भी कर सकते हैं, बाद में जांचिएगा कितने आप 26 क्वेश्चन में सही आंसर कर पाते हैं। इस तरह से आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन मिलेंगे। अभी यहाँ बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ परीक्षा में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए आपका सीरीज नंबर 5 करवा रहे हैं जीके और जीएस का। इसके पहले 4 सीरीज करा चुके हैं। जो हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्या है कि इसके वीडियो को देख सकते हैं, सीरीज 1, 2, 3, 4। और हमारे जाके अगर चैनल में जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जीके जीएस का 4 सीरीज, ये आपके 5वां सीरीज हम लेके आए हैं। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सोम देवता का जो है किस मंडल में वर्णन है, देखिएगा 9वें मंडल में है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि सोम देवता का वर्णन 9वें मंडल में किया गया है। कुल मिला के 10 मंडल हैं, उनमें से 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन, सोम देवता के बारे में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ से पता चल रहा है कि आपके वेद जो हैं वो चार, वो कौन कौन से वेद हैं, यहाँ से आपको जानकारी उसके बारे में भी मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपके गायत्री मंत्र जो है बताना है कि इसे किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। बहुत ज्यादा देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। आपको पता होगा गायत्री मंत्र के बारे में, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र एक है। अगर आप प्रतिदिन सुबह उठ के गायत्री मंत्र करते हैं, अपने आप को महात्मा को अच्छा लगेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए हल्का बता दिया आपको गायत्री मंत्र के बारे में होता क्या है। तो गायत्री मंत्र ये किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये देखिए चार वेद होते हैं कुल मिला के हमारे हिस्ट्री में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र देखिए लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। बहुत ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप क्वेश्चन को देखिएगा, एक बार में आपको याद होता चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, सूर्य देवता का वर्णन किस मंडल में है? अब बात होता है यहाँ देखिए, अब सूर्य देवता, तो बताना है कि सूर्य देवता का वर्णन जो है कौन से मंडल में किया गया है। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कि पांचवें में? कुल मिला के 10 मंडल हैं, अभी बताएं आपको। और 9वें मंडल में जो है उस सोम देवता का उल्लेख किया गया था। यहां बताना है सूर्य देवता का वर्णन किस मंडल में किया गया है। तो सूर्य देवता का वर्णन आपके तीसरे मंडल में किया गया है, मीन्स 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य देवता का वर्णन तीसरे मंडल में, आने की तीसरे मंडल में किया गया है। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे सूर्य देवता का तीसरे मंडल, और सोम देवता का अगर आता है कौन से मंडल में है तो 9वें मंडल में है। वो कुल मिला के 10 मंडल हैं। और कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, आप लोग देख लिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए फ्रेंड्स हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर। संगीत किस वेद से लिया गया? देखिए संगीत के बारे में जो है वो किस वेद से लिया गया, ये बताएं हम। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया। अब बताना है संगीत किस वेद से लिया गया। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे चारों वेद का, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। बताना है कि ये जो है 4 वेद आपके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। आपको बताना है संगीत किस वेद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संगीत जो है वो हमारे स से संगीत और स से सामवेद, आने की याद रखिएगा ट्रिक अप स सा। जब भी पूछेगा आपको संगीत किस वेद से लिया गया है, आपको ध्यान देना है स से संगीत और सा से सामवेद। मीन 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संगीत किस वेद से लिया गया, संगीत सामवेद से लिया गया है। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है गद्य और पद किस वेद से लिया गया? देखिए दोनों गद्य और पद, देखिए गद्य और पद मतलब होता है एक में पढ़ा जाता है वो कहानी, और एक में कविता की बात की जाती है, उसे ही कहा जाता है गद्य और पद होता है। तो बताना है गद्य और पद जो है किस वेद से लिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी आपके यजुर्वेद हैं। तो बताना है गद्य और पद किस वेद से लिया गया है। आइए देखिए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गद्य और पद जो है आपके यजुर्वेद से लिया गया है। मींस 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को हमारा लास्ट तक देखते रहिएगा, तो क्या है कि एक बार में आपको जीके जीएस
डेली बेसिस पे आपको याद होता जाएगा। सीरीज नंबर आपको बता दिए कौन सा नंबर है, ये सीरीज नंबर आपके ये 5 है। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं। आपकी जीके जीएस से 60 से क्वेश्चन जो है हर परीक्षा के लिए फायदा होगा आपको। जो हैं अगर भरे हैं फॉर्म रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का उनको फायदा होगा, जो एसएससी का फॉर्म भरेंगे वह उनको फायदा होगा, जो बैंकिंग का भरेंगे उनको फायदा होगा, और साथ साथ जो जेटेट और सीटेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं टीचर का 1 to 5 नहीं 6 to 8 जो एसएसटी लिए हुए हैं, एसएसटी में क्वेश्चन पूछता है आपका हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, तो यहाँ से कर लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं सीटेट और जेटेट में 6 to 8 में भी फायदा हो जाएगा। तो गद और पद जो है किस वेद से लिया गया है, तो अजूर वेद से लिया गया है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की आते हैं फ्रेंड्स। तंत्र मंत्र जादू टोना रोग निवारण किस वेद से लिया गया है। देखिए तंत्र मंत्र जादू टोना और रोग निवारण, अगर इस चीज के बारे में कहा जाए इसे किस वेद से लिया गया। देखिए आप लोग 3 वेद के बारे में पढ़ लिए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, संगीत सामवेद में लिया गया है, तो अजुर्वेद में क्या है गद और पद के बारे में बात किया गया है, तो बच क्या गया आपका अथर्ववेद बात किया। तो जब भी बात किया जाए तंत्र मंत्र जादू टोना या तो रोग निवारण के बारे में किस वेद से लिया गया है, तो आपको ध्यान देना है तंत्र मंत्र जादू टोना ये अथर्ववेद से लिया गया। मीन्स 9th का आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना रोग निवारण जो है ये अथर्ववेद से लिया गया है। मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा देखिए महत्वपूर्ण सभी लोगों के लिए है। यहाँ देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेदांग कितने हैं। अभी आप लोग पढ़े वेद के बारे में, 4 वेद हैं, चारों का नाम बताएं आप लोग, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। अब यहाँ बात होती है कि वेदांग कितने हैं। देखिए वेदांग में कितने अक्षर हैं, वेदांग 3 अक्षर है ना। तो क्या कीजिएगा जब भी पूछिए वेदांग कितने, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग 2 से, तो आ जाएगा आपके 6। मतलब कितने वेदांग हो गए, वेदांग 6 हैं, वेदांग 6 हैं। अब बात होती है कि वेदांग तो 6 हैं, तो यहाँ पे वेदांग की संख्या 6 है, तो वेदांग आपका ऑप्शन ए 4 6 8 10, तो वेदांग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब जानेंगे हम लोग वेदांग आखिर में कौन कौन है, वो 6 जो वेदांग हैं वो कौन कौन है। देखिए फर्स्ट आपका वेदांग का नाम शिक्षा है, सेकेंड आपका वेदांग का नाम ज्योतिष है, तीसरा आपका वेदांग कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। ये आपके 6 वेदांग हैं। फिर सुनिएगा 6 वेदांग के नाम, आपका शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये कुल मिला के 6 वेदांग हैं। हम 2 बार इसको रिपीट कर दिए, एक बार और करते हैं। वेदांग 6 हैं, सुनिएगा वो 6 का नाम, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये कुल मिला के 6 वेदांग हैं। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर आते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि पुराण कितने हैं। सभी को पता होगा कि पुराण कितने हैं। आइए ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो यहां बताना है आपको उत्तर कि पुराण कितने हैं। तो पुराण देखिएगा फ्रेंड्स, आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड, कॉपी में चेक करना है ताकि हम आपको आगे आंसर इसका बताएंगे। पुराण कुल मिला के आपके 18 हैं, वेद 4 हो गए, वेदांग 6 हैं और पुराण आपके 18 होते हैं पुराण। कुछ कुछ पुराण के बारे में हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे जो है क्वेश्चंस उसमें हम कुछ पुराण के बारे में बात किया जाएगा जो आपके सबसे महत्वपूर्ण पुराण होंगे। अब देखिए पुराण का विवरण मिलता कहाँ है। ये भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो है ना एक क्रमबद्ध तरीका से पुराणों में मिलता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो पुराण के बारे में जानकारी हम लोगों को और प्राप्त हो सकेगी।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मतलब सबसे पुराना जो है ना पुराण का नाम बताना है आपको कि सबसे पुराना जो है पुराण कौन सा है, और ये प्रामाणिक भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है वायु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण एंड ऑप्शन डी भागवत पुराण। बताना है आप लोग फ्रेंड, सबसे प्राचीन सबसे पुराना पुराण कौन सा है। ऑप्शन सामने आपके स्क्रीन में है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। आइए बताते हैं, सबसे प्राचीन सबसे पुराना पुराण जो देखिए आपके मत्स्य पुराण को कहा जाता है, मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जितने भी देखिए पुराण का नाम लिखे हैं, एक वायु पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, भागवत पुराण भी। सबसे पुराना पुराण कहा जाए तो आपके मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, आपको सही उत्तर देना है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आज का आपको 13 की ओर हम बढ़ेंगे। आइए कुछ जानेंगे फ्रेंड्स, जो प्राचीन पुराण जानेंगे कि आप मत्स्य पुराण है, कुछ हम पुराण के बारे में और जानकारी आपको दे देते हैं। देखिएगा, पुराण जान गए 18 है, लेकिन इसके रचयिता जो हैं लोमहर्ष को कहा जाता है। अगर पुराण का रचयिता कहा जाए तो इन्हें कहा जाता है पुराण का रचयिता। पुराण को जो रचयिता किए थे उनका नाम देखिए है लोमहर्ष। क्या है, पुराण के रचयिता हैं। अब देखिए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं जो बताएंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। ये जो 5 पुराण हैं, राजाओं की वंशावली पाई जाती है इसमें, तो कोई मिला के 5 महत्वपूर्ण पुराण हैं। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। किसमें लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है अधिकतर पुराण आपके। स्त्रियां ऐसा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियां शूद्र को जो है वेद पढ़ने को अनुमति नहीं मिलती थी, वे भी क्या है कि पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो ये आपके ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, और स्मृति ग्रंथों सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन कौन सी स्मृति है, तो मनुस्मृति को सबसे प्राचीन मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इतनी जानकारी आपको पुराण के बारे में दे दिए। अब देखिए विष्णु पुराण जो है वो संबंधित किससे है, तो मौर्य वंश से संबंधित रखता है आपके विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण जो है संबंधित रखता है आंध्र सातवाहन वंश से, और वायु पुराण जो है रखता है संबंधित आपका गुप्त वंश से संबंधित रखता है। आइए इस तरह से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक क्वेश्चन आपके उसके आंसर बताते हैं, साथ ही साथ कुछ आपके यहाँ डिटेल से बता दिया करते हैं ताकि आपको जानकारी और भी प्राप्त हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपको जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपके बहुत ही डीपली प्रश्न आते हैं। इसी कारण से अगर मेरे वीडियो को ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको और भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की आते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, सबसे पहले जानना है आपको आरबीआई का फुल फॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का होता है फुल फॉर्म, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे इसके बारे में क्वेश्चन कहा गया है। आइए हम समझेंगे। ऑप्शन ए देखिए आपके हैं एडम स्मिथ, ऑप्शन बी ऑसबर्न स्मिथ, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी सीडी देशमुख। बताना है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। देखिएगा, आरबीआई के बारे में कुछ जान लेंगे। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगर आरबीआई का मुख्यालय की हेडक्वार्टर कहा जाए इसका मुंबई है, और मुंबई को क्या है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए हम आते हैं इसमें क्वेश्चन में
कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? एडम स्मिथ, ऑसबर्न स्मिथ, रघुराम राजन, सीडी देशमुख। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ को जाना जाता है। मींस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका वो सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपके ऑसबर्न स्मिथ थे। अब बात किया जाए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है उसे क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मीन्स अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है आपको, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? वो देखिए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहा गया तो हो गया आपका ऑसबर्न स्मिथ, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी सीडी देशमुख एंड ऑप्शन डी ऑसबर्न स्मिथ। देखिए ऑसबर्न स्मिथ तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर हो गए, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। तो बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो कंफ्यूज नहीं करना है फ्रेंड्स आपको, सीडी देशमुख और ऑसबर्न स्मिथ दोनों ऑप्शन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो जब कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर तो आपको आंसर करना है सीडी देशमुख, और आरबीआई के आपको कहा जाएगा प्रथम गवर्नर तो आपको आंसर करना है ऑसबर्न स्मिथ कहा आपको करना है। अभी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रघुराम राजन। ये रघुराम राजन 23वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। 24वें नंबर के गवर्नर आपके बने थे उर्जित पटेल, और अभी वर्तमान में कहा जाए गवर्नर आरबीआई के हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो हैं वो आरबीआई के अभी 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास पूछेगा परीक्षा में आपको, वर्तमान में बन जाएगा करंट अफेयर्स कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो बताना है आपको आरबीआई के गवर्नर अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। उर्जित पटेल इसके पहले थे 24वें नंबर के, और उसके पहले 23वें नंबर के रघुराम राजन थे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 14 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 देखिए फ्रेंड्स है, प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था? बताना है कि सबसे प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन का इतिहास है कब हुआ था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन सी 1951। सबसे पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में आने की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1949 में जब हुआ था मुद्रा का अवमूल्यन, बात होती है उसमें जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसने क्या किया था, कांग्रेस सरकार ने ब्रिटेन की पौंड, ब्रिटेन आने की इंग्लैंड, इंग्लैंड का क्या है मुद्रा, तो पौंड वहां का जो है करेंसी है। तो ब्रिटेन की पौंड की तुलना में क्या किया, मुद्रा का अवमूल्यन किया, मुद्रा के बारे में बताया कि कितना कीमती है, कितना मुद्रा का महत्व है। तो प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन की पौंड की तुलना कंपेयर की गई थी, और उसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जानकारी आपको इतनी मिल जाती है कि 1949 में प्रथम बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ब्रिटेन की पौंड की तुलना में की गई थी। आइए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था? प्रथम बार जान गए 1949 में, जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की पौंड की तुलना में की गई थी। दूसरी बार मुद्रा का मूल्यन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1967।
तो बताना है दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था। देखिएगा फ्रेंड, दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन ऑप्शन सी यानी कि 1966 ईस्वी में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। आइए कुछ समझते हैं इसके बारे में भी कि 1966 में आखिरकार भारत के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थी। ये भी कांग्रेस सरकार की थी। जूट के निर्यात की वृद्धि के लिए, जूट जो है कैसे निर्यात हो, कैसे वृद्धि हो, बढ़े, उसके लिए मुद्रा का मूल्यन किया गया था दूसरी बार 1966 ईस्वी में। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री हमारी आयरन लेडी ऑफ मेन इंदिरा गांधी थी। तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 16 से मिल जाता है। आइए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलता है फ्रेंड्स, तीसरी बार मुद्रा का मूल्यन कब हुआ था। अब बताना है कि तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1992 में। आइए बताते हैं, तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 ईस्वी में हुआ था। आइए कुछ और भी जानकारी हम लोग इसके बारे में प्राप्त कर लें। 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। मतलब पीवी नरसिम्हा राव मतलब क्या, भारत के प्रधानमंत्री 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव थे। उसने क्या किया, एक साथ 3 चरणों में प्रत्यक्ष तरीके से विदेशी निवेश को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या किया, उसके वृद्धि के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया था। तो ध्यान रखना है कि मुद्रा का मूल्य सबसे प्रथम बार 1949 ईस्वी में किया गया ब्रिटेन की पाउंड की तुलना में। दूसरी बार 1966 ईस्वी में किया इंदिरा गांधी सरकार में। उसमें से क्या किया, जूट की निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। और तीसरी बार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 ईस्वी में 3 चरणों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मुद्रा का वृद्धि करने के लिए अवमूल्यन किया गया था। जानकारी इतनी आपको मिल जाती है। तीनों को जो है आपका अवमूल्यन हुआ था 3 बार, 1949, 1966 और 1991 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है सबसे पुराना टकसाल कौन है। अब सबसे पुराना आपको बताना है टकसाल के बारे में। देखिए आखिर में टकसाल होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं उसके बारे में। लेकिन टकसाल में जो होता है ना, वो सिक्कों के साथ साथ केंद्र सरकार जो है वो मेडल भी बनाए जाते हैं। मतलब कि टकसाल एक सिक्का होता है, उसके साथ साथ क्या होते हैं, केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेडल भी बनाया जाता है, उसे कहा जाता है टकसाल। तो पूछता है क्वेश्चन आपकी, सबसे पुराना टकसाल कौन है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नोएडा। बताइए सबसे पुराना टकसाल कौन है। देखिए सबसे पुराना टकसाल जो आपका मुंबई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना टकसाल मुंबई को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सबसे पुराना टकसाल मुंबई है, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए सबसे पुराना टकसाल तो जान गए, सबसे पुराना टकसाल जो है मुंबई है। यहाँ पे सिक्कों का मेडल भी बनाए जाते हैं टकसाल में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि टकसाल जो मुंबई में है इसकी स्थापना यानी कि स्टैब्लिश कब हुआ था। ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1830 एंड ऑप्शन डी 1835। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मुंबई सबसे पुराना टकसाल है, इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी। मुंबई टकसाल की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ, तो 1830 ईस्वी में हुई थी। तो इतनी जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है।
तो 19th का आपका सी 1830 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कोलकाता में टकसाल है, कोलकाता भी टकसाल है जहां पे सिक्का और मेडल बनाए जाते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में एगो आपका है टकसाल, और आपके दो टकसाल और भी हैं, एक आपका हैदराबाद में टकसाल है और एक आपका नोएडा में भी टकसाल है। कुल मिला के चार टकसाल जो अति महत्वपूर्ण है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। तो जान सबसे पुराना टकसाल जो मुंबई है, इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जो कोलकाता में टकसाल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ए, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? टकसाल की जो कोलकाता में है इसकी स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता का टकसाल? तो देखिए इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी, मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोलकाता में टकसाल है उसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए दो टकसाल और भी आपके महत्वपूर्ण है, एक आपका हैदराबाद टकसाल, इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुई। जिनको लिखना है, हैदराबाद टकसाल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। नोएडा टकसाल की स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। तो जानकारी इतनी आपको यहाँ से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? अब बात होती है स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पे क्या होता है, शेयर बाजार के बारे में बताया जाता है। जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है ना, उसे एक शेयर बाजार कहते हैं, या तो आप स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। तो बताना है कि भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं मान्यता प्राप्त। ऑप्शन ए 20, 21, 22, 23। तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कुल मिला के 23 है, मीन्स 21 का डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो है कितने हैं, तो 23 हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 देखिए, बोलता है फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? अब बताना है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? कोलकाता, बम्बई, हैदराबाद की चेन्नई? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका बम्बई है। कौन सा है? तो बम्बई है। सबसे पुराना आपको पूछेगा स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको कहना होगा इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इसको क्या बोलेंगे? देखिए बी से बम्बई, BSE आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1875 और ऑप्शन डी 1890 ईस्वी। बताइएगा फ्रेंड्स कि बम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी। सबसे पुराना आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बम्बे है। बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। 80, 1885, 1875, 1890। तो बम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना
1875 ईस्वी में की गई थी। मींस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर करें और अधिक से अधिक क्या करें, आप इसको कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, कितना जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। कोई टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वो वीडियो हम बना के आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। उसमें आप बिना संकोच ना करें, कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उसका वीडियो बनाने के लिए बहुत जल्दी अग्रसर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जानकारी मिल गई आपको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि क्या हो गया, उसको बोलेंगे शॉर्ट में NSE, मीन्स क्या हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 एंड ऑप्शन सी 1993। बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? आइए बताते हैं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 ईस्वी में। मीन्स आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। फेरवानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अगर पूछेगा किसकी अनुसार ये स्थापना हुआ था, तो फेरवानी समिति के रिपोर्ट के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। देखिएगा आपको बताए थे इसके पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक क्या बताया आपको NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों कहाँ पे है फ्रेंड? दोनों मुंबई में है। और मुंबई में किस जगह पे? तो मुंबई में दलाल स्ट्रीट में स्थित है। मुंबई में जगह है आपका दलाल स्ट्रीट, वहां पे स्थित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तो आपको अगर वीडियो हमारा सुनिएगा मेरी बातों को, तो एक क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस कारण से वीडियो को स्किप ना करें और जरूर डेली बेसिस पे हमारी वीडियो को देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे परीक्षा के लिए, ताकि जीके जीएस से क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही साथ हम उस सीरीज के बाद साइंस के MCQ भी लाएंगे, ताकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है उससे क्वेश्चन जो जीएस के आते वो भी छूटे ना आपसे। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के पिता का बात कहा जाए तो बोलेंगे एडम स्मिथ, लेकिन यहाँ पे बात होता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी न्यूटन। चलिए बताइए फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? चाणक्य, हेरोडोटस, अरस्तु, न्यूटन। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी को कहा जाता है। मींस आपका 25 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए देखिए अरस्तु को, अरस्तु देखिए आपका राजनीति विज्ञान मीन्स पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है। और न्यूटन को आपको फिजिक्स आने की भौतिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे ऑप्शन बी जो हेरोडोटस है उन्हें किसे पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप बढ़ते हैं 26, और आज का आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? मैंने इतिहास का पिता बताना है, इतिहास का आपके फादर कौन है हिस्ट्री के। ऑप्शन ए टेसियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी कौटिल्य एंड ऑप्शन डी अल बरूनी। चार आपके ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पे, बताना है आपको
इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? टेसियस, हेरोडोटस, कौटिल्य और ऑप्शन डी अल बरूनी। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। मिस 26 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हम 26 क्वेश्चन आज लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक जो लाइक नहीं किए, एक लाइक अवश्य बनता है फ्रेंड्स, उससे एक मोटिवेट मिलता है। और आप शेयर कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक इस चीज़ को देख सकेंगे तो लोगों को और भी जानकारी प्राप्त हो पाएगी बहुत ही आसान तरीके से, और वो परीक्षा का तैयारी और खासकर उनको अच्छी खासा नॉलेज भी इससे मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन के साथ साथ और भी जानकारी आपको इसमें हम दे दिया करते हैं। तो इस तरह से देखते रहिए। और जो हमारा सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारे जाइएगा प्लेलिस्ट में जीके जीएस का आपको मिल जाएगा सीरीज, वहां से भी ये वीडियो को हमारा देख सकते हैं। हमारा चैनल बने रहने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगता है हमारा चैनल तो इजी लर्निंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि और सब्सक्रिप्शन करने का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है बेल आइकन प्रेस करते हैं तो कोई वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपकी आग्रह लेते हैं कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।